जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने नया एपिसोड अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ रही हूँ मोहब्बत की रेलगाड़ी लेकर। पिछले एपिसोड तक हमने देखा कि किस तरह से वरीशा और हैदर ने अपनी संजीदगी से और अपनी समझदारी से शाहदा को गाइड किया टीनेज तक। अब यहाँ पे रोल था उसके ग्रैंड पेरेंट्स का। जब घर में टीनेज हो तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है। वो वरीशा और हैदर को बार बार कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे थे कि शाहदा के साथ बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यार से बात करो। क्यों? क्योंकि पोलाइटली और प्यार से बात करने के तरीके से ही बच्चा अपनी बात आकर आपके सामने कहता है। अगर आपने किसी भी तरह का उसके ऊपर हिटलर रूल दिखाया तो बच्चा आपसे बात करना बंद कर देता है। और इस बात को वो बीइंग साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी प्रोफेसर, हिस्ट्री और बीइंग अ लॉयर मेहरान और सैयद भी इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री में भी सोशल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि किस तरह से वक्त के हिसाब से समाज इवॉल्व होता है। और इन चारों समझदार ग्रैंड पेरेंट्स ने वरीशा और हैदर को टीनेज में किस तरह से शाहदा को बहुत ही सिक्योर फील करा करके उसकी चीजें समझने में मदद की और इस तरह से उन्होंने उसको एक सेफ गार्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। उसके जनरेशन के वक्त में जो मशरूम के जैसी उगती हुई सोशल प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टीनेज क्राइम्स, जुवेनाइल क्राइम्स जो होते हैं उनमें देखिए बहुत सारे टीनेज फंसे हुए हैं। आप डेटा उठा के गूगल पे देख लीजिए। चूंकि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बचपन से लेके टीनेज तक गाइड नहीं किया जाता, वो बच्चे कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत हर्ट और बहुत ही इमोशनली इनसिक्योर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग आजकल देखेंगे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कोई भी किसी भी तरह के कमेंट्स पास कर देता है और किसी भी बच्ची के या किसी भी बॉय के पीछे उसके बिना परमिशन के कमेंट के थ्रू उसको फॉलो किया जाता है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हमेशा हमेशा एज अ टीचर हम लोग अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी को तुम कंट्रोल करोगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी। और इस चीज को जब बच्चे समझ जाते हैं तो उनको ये बखूबी समझ में आ जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कमेंट हमें करना है, क्या कमेंट हमें नहीं करना है। रिसेंटली अभी प्रैक्टिकली हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा इवेंट हुआ है कि किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ही खराब कमेंट किसी ने दिया। साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो साइबर सेल्स से जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों का सपोर्ट उस लेडी को था और उन लोगों ने फिर उसको ट्रैक किया, उस कमेंट भेजने वाले को, और फिर उनको नोटिस दिया साइबर क्राइम का और केस लड़ने का। और इस तरह से अगर ये अवेयरनेस सारे बच्चों में फैली रहेगी तो ये जो फालतू के कमेंट्स हम सोशल मीडिया पे किसी के भी पेज पे देखते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कमेंट आप चाहे फेस पे करें किसी के, चाहे आप उसको सोशल मीडिया पे करें, अगर आपने किसी पे गलत लांछन लगाया है तो ये क्राइम ही है। और इस तरह से इस क्राइम की अवेयरनेस सारे टीनेज को देना, हैदर और वरीशा ने अपने टीनेज को देना बहुत जरूरी समझा, ताकि वो कोई इस तरह की गलती अपनी लाइफ में ना करे। इमोशनल आउटब्रेक जो बच्चों के अंदर होता है, मतलब उसको रोने का मन कर रहा है किसी चीज की वजह से, लेकिन वो अपना रोना दबा करके रखती है। अगर उसको कभी खुश होने का मन कर रहा है किसी रीजन की वजह से, लेकिन वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती वो बच्ची। अगर उस बच्ची को कभी बहुत तकलीफ है, बॉडी पेन है और वो उस पेन की वजह से रेस्ट लेना चाहती है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसको रेस्ट करने नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं बच्ची के इमोशनल इम्बैलेंस होने में बहुत बड़ा हाथ होता है। और बच्चों को पैदा करना जितना ही आसान है ना, उनको समझना और उनके हिसाब से उनकी लाइफ में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कोठारी कमीशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। चाइल्ड सेंट्रिक फैमिली क्या आज तक हम इंट्रोड्यूस कर पाए हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर पेरेंट के सामने। और बीइंग अ टीचर, जब मैं अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो कर रही हूं तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट एन इजी जॉब टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड सेंट्रिक फैमिली। क्यों?
क्योंकि बच्चा ही सिर्फ फैमिली में नहीं होता है, फैमिली में हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, और फिर उस पर रिसर्च R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और धीरे धीरे हम स्लोली चीजों को समझते जाते हैं, करते जाते हैं। उसमें बहुत बार गलतियां माँ बाप से भी हो जाती हैं, बहुत बार गलतियां ग्रैंड पेरेंट्स से हो जाती हैं, बहुत बार गलतियां बच्चे से खुद हो जाती है। और ऐसे लर्निंग फेज में जहाँ पे हम नए जनरेशन को सीख रहे होते हैं, अपनी जनरेशन को समझ के उनको कन्वे कर रहे होते हैं, और हमारे अगली पिछली जो एक और जनरेशन है, जहाँ पे यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनके जनरेशन के जो वैल्यूज हैं उनमें से क्या क्या चीजें अडाप्ट करनी है जो इस जनरेशन को, सिक्स्थ जनरेशन को काम आएंगी। इस चीज का के ऊपर काम करना इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर तरह तरह के असर दिखते हैं। कभी उनकी पढ़ाई में दिखता है, कभी उनकी सेहत में दिखता है, कभी उनके बिहेवियर में दिखता है, कभी उनके गुस्से में दिखता है, कभी उनके इमोशनल इम्बैलेंस में दिखता है। और इन सब पे हर पेरेंट को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों की पेरेंटिंग गुरु भी होते हैं। अगर हमने बच्चों को इम्पोर्टेंस देना अपने हरकत से नहीं सिखाया, तो अगली जनरेशन में शायद ही वो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। और ये सारी चीजें, सोशल वैल्यूज जो है, वो उस जनरेशन के बच्चे को कितनी सूट हो रही हैं, अगर इसका ख्याल नहीं किया गया तो स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वो भी होता है। और बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे आजकल PCOD का शिकार हो रहे हैं अपने टीनेज में, 18-19 ईयर्स में PCOD का शिकार हो जाती है लड़कियां। और ये सब जो चीजें होती हैं वो उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ फैमिली में ही नहीं, इसका ख्याल स्कूल एजुकेशन में, स्कूल एनवायरनमेंट में, बच्चों के फ्रेंड सर्कल के एनवायरनमेंट में, बच्चा जहां जहां भी जाता है सबके एनवायरनमेंट में रखना बहुत जरूरी है। और इस तरह से टीनेज को हेल्दी अपब्रिंगिंग, स्कूल, घर और उसके आसपास की जो सोशल सराउंडिंग है, चाहे वो उसका खानदान हो, चाहे वो उसके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो उसके एक्सटेंडेड फैमिली हो, हु सो एवर आर अराउंड द टीनेज, कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो अपने टीनेज को बहुत सारी चीजें भी सिखाना चाह रहे हैं। कैसे सिखाएंगे? स्कूल के इतने वर्कलोड के बाद, प्रोजेक्ट्स के बाद, बच्चों के एग्जामिनेशन शेड्यूल के बाद, ये सारी चीजें भी सिखानी है। कैसे? तो उन लोगों ने अपने एक्शन में वो चीजें उतार ली। उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाई, और उन्होंने उसमें नोटिस किया कि जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं मल्टी कॉस्मोपॉलिटन सिटी का, वो जो है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे रहना और वहां पे ग्रोसरी का खर्च, अगर एक स्टैंडर्ड लिविंग की बात कर रहे हैं हम, तो 50,000 हो जाता है। मेडिकल केयर एल्डरली पीपल का 5,000 पर मंथ हो जाता है। मैं अभी के हिसाब से बता रही हूँ, आप ये वीडियो कब देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी देखेंगे तो रिसेशन रेट जो भी होगा, इन्फ्लेशन रेट जो भी होगा, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इस वैल्यू को। 5,000 पर मंथ, जिसमें उनकी मेडिसिन्स वगैरह आती हैं। इस 60+ एज में बहुत सारे उनको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है, उनको शुगर की प्रॉब्लम आती है, उनको मल्टीपल डिजीज उनकी बॉडी में होने लगता है, क्योंकि जिंदगी के इतने साल बॉडी चल चुकी है और अब उसमें इस तरह के सिम्टम्स आने बिल्कुल नेचुरल है। तो वो सारी चीजें को मल्टी वाइटामिन्स और उन सारी डिजीज की जो रेगुलर मेडिसिन होती हैं, रेगुलर चेकअप होते हैं, डॉक्टर विजिट होता है, ये सब को मिलाकर अगर हम देखें तो 5,000 पर मंथ एल्डरली पीपल का एक्सपेंस हो जाता है। एजुकेशन, बच्चे की शाहदा की एजुकेशन, उसकी हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करना, उसका मेडिकल केयर, टाइम टू टाइम जो टीनेज में भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डॉक्टर विजिट करना, कभी पिंपल्स आता है, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, बॉयज में कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं। आप आगे पढ़िएगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा। इन सब चीजों के लिए डॉक्टर विजिट कराना होता है बच्चों को। और इसके साथ ही सैलरी में से ये सारा एक्सपेंस उनको बैलेंस शीट में अपने बच्चे को दिखाना होता है।
फ्लैट की ईएमआई, पीएफ डिडक्शन, ट्रैवलिंग कॉस्ट, और साल में एक बार तो ज़रूर बच्चे एक वेकेशन मनाने अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो उस वेकेशन का जो एक्सपेंसेस होता है, पार्टीज और सेलिब्रेशन टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं, और हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, कुछ रिलीजियस सेलिब्रेशन हो जाता है, कुछ सोशल सेलिब्रेशन हो जाता है, कुछ एजुकेशनल सेलिब्रेशन हो जाता है। जैसे नेशनल फेस्टिवल्स को हम एजुकेशनल सेलिब्रेशन कहते हैं, और रिलीजियस सेलिब्रेशन हर रिलीजन का जो अलग अलग फेस्टिवल होता है, उसके साथ ही साथ सोशल सेलिब्रेशंस जिसे हम कहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन है, मदर्स डे सेलिब्रेशन है, ये सारी चीज़ें प्लस इमरजेंसी फंड बना करके अपने बैंक अकाउंट में रखना, क्योंकि किस महीने में क्या अलग सी इमरजेंसी होगी वो किसी को पता नहीं होती। किसी में ये कंपलसरी भी नहीं होती है कि साल में होना ही है ये, लेकिन कब हो जाएगी ये पता नहीं है, तो उसको इमरजेंसी फंड को भी सेव करना एक बैलेंस शीट का एक कॉलम होता है, सैलरी बैलेंस शीट का, एक्सपेंडिचर और इनकम बैलेंस शीट का। सोशल वेलफेयर फंड होता है, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम समझते हैं कि हमने हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की है, वहाँ पे जो लोग पढ़ाने आते हैं वो आप कंपैरेटिवली देखेंगे अगर किसी भी नेशन की सैलरी से, तो टीचर्स और लेक्चरर्स की सैलरी इंडिया में कम है, और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अपनी सैलरी में से एजुकेशन के लिए कुछ डोनेशन देना चाहिए एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमने पढ़ाई लिखाई, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन ली है हमने, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से, बीएचयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ा है। वहाँ से पढ़ने के बाद वो बहुत सब्सिडाइज रेट पे होता है, 2,000 रुपया पर एनम वहाँ की फीस थी ग्रेजुएशन में। हाँ, वहाँ का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, उसको क्लियर करना आसान नहीं है, क्योंकि लाखों के स्टूडेंट आते हैं, और वहाँ पे हर कॉलेज में मिनिमम 40 सीट्स के लिए सिलेक्शन होता है एक सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन में। तो इस तरह से कंपटीशन बहुत टफ होता है। कंपटीशन टफ क्वालिफाई करने के बाद भी, चूंकि हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली होती है, हमारी फी कम होती है, और उस कम फी की वजह से जब भी हम आगे पढ़ करके कुछ बनते हैं तो हमें अपने नेशन को, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है मैंने, तो वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट फंडेड नहीं था, लेकिन 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर और 1 साल बीएड, इतनी जो एजुकेशन मैंने ली है वो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ली है। तो मैं एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया ये बात समझती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स को कम से कम 6 साल जो मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिया है उतने साल तक उनको सपोर्ट करना है बाय स्कॉलरशिप। और इसी तरह की चीजें हैदर और वरीशा भी कर रहे थे, बहुत एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनको भी इस बात का एहसास था। और ये सारे एक्सपेंसेस मिला करके जब हैदर और वरीशा ने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा था 2.5 लाख रुपया पर मंथ। 2022 के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ये एक्सपेंडिचर शीट बनी थी। इस तरह से सारे फैमिली मेंबर एक साथ बैठ जाते हैं, बैठ करके वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का स्प्रेडशीट बनाते हैं एक्सेल पे। और जो एल्डरली पीपल हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके ऊपर तो ये सारी जिम्मेदारियां होती नहीं है, लेकिन वो अपनी पेंशन को कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं वो भी शादा को एक्सप्लेन करते हैं। और उनका जो बिग अमाउंट रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसको उन्होंने आरडी अकाउंट में रख दिया था, और जिससे उनकी हेल्थ केयर और मरने तक का सर्वाइवल जो होता है उसका एक्सपेंस निकल जा रहा था। और इस तरह से मेडिकल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो बुजुर्ग थे वो अपने पेंशन में से खुद दिया करते थे, तो उनकी इनकम में से जो ये चीज है वो खुद मैनेज कर रहे थे। ये खासियत है पेंशनर्स की कि वो अपने ओल्ड एज में अपना सब कुछ खर्च खुद ही से उठा लिया करते हैं, क्योंकि उनको पेंशन मिल रही होती है, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में इतने साल सेवा की रहती है, तो उसका उनको एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग है। और सारे प्राइवेट जॉब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो प्राइवेट जॉब बहुत ही हाई प्रोफाइल होते हैं उसमें ये सब कवर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह भी कवर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, सब कुछ होता है। और रिटायरमेंट के टाइम उनको पीएफ और रिटायरमेंट का जो भी सिस्टम होता है वो सब उनको प्रोवाइड किया जाता है।
अब जब यहाँ पे बैलेंस शीट डिस्कस हो रही होती है तो उनको लगता है कि हैदर और वरीशा की सैलरी का तो बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों में खर्चा हो जा रहा है। तो वो आकर प्रपोज करते हैं कि हमारा तो सिर्फ पेंशन है और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की नहीं है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और बाकी बुढ़ापे की। तो तुम लोग हमसे हमारी इनकम से ग्रॉसरी वगैरह में कुछ शेयर ले लो। यहाँ पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चों की तरह हैदर और वरीशा ने उनसे बातें की और कहा कि मम्मी पापा, जब 18 साल बचपन से लेकर के 18 साल तक आपने हमें अपने घर पे रखकर हमें ग्रोसरी प्रोवाइड की, उस वक्त क्या आपने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो हमारी ग्रोसरी का खर्चा उठा लेना? नहीं कहा था आपने। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर खुद डेवलप होती है कि जब माँ बाप बच्चों को पालते पालते बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी इस चीज की केयर करना बच्चे की खुद की जिम्मेदारी होती है। और इतनी ही चीज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर तो हम जाहिल ही अच्छे थे, क्योंकि पहले के लोग तो ये सब चीजें अपने बुजुर्गों से नहीं लिया करते थे ना। अब हैदर चाह रहा था कि चूंकि वो अब आगे चल के वरीशा पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियां निभाएंगी, अब शाहदा की जिम्मेदारी निभाएगी और एल्डरली पीपल जो हैं उनको कंसोलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब निभाएगी। तो हैदर ने उसको गाइड किया कि वरीशा, अब तुम अगले 2 साल और काम कर लो जॉब में और सारा सेविंग कर लो, बाकी पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। और उस सेविंग के जरिए तुम हमारी सोसाइटी के ही कमर्शियल एरिया में एक क्लिनिक ओपन कर लो, जहां से तुम ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ले सकती हो। और तुम हैदर ने उसको सजेस्ट किया कि एक न्यूरो पावर्ड स्टूडेंट ऐप बनवा लो, या मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। हैदर ने उससे बात की और उसने बताया कि एक स्टार्टअप तुम खोलो, डी कोडिंग किड्स सॉफ्टवेयर नाम का। और चूंकि उसकी जो एजुकेशन पावर थी वरीशा की, वो न्यूरो सर्जन थी वो, और उसने ब्रेन की सारी स्टडी कर रखी थी। तो इस तरह की जो स्टार्टअप कंपनी थी वो उसमें पेरेंट्स की विजिट होना बहुत ही ऑब्वियस था आने वाले जमाने में, और उसको कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई मिलना। और इस तरह से 1 साल के बाद उन्होंने अपनी इनकम फिर से कैलकुलेट की, क्योंकि वरीशा को 2 साल के लिए अपनी पैसे को जमा करना था। वरीशा ने भी अपनी इनकम को कैलकुलेट किया और फाइनेंशियल टारगेट अपना कंप्लीट कर गई। और इस तरह से स्प्रेडशीट उन्होंने फिर से बनाया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज से वरीशा और हैदर जब 50 साल के हो जाएंगे, अभी वो लोग करीबन 30 से 35 साल के हैं, और आज से 15 साल बाद इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हमें अभी के डेट में कितनी सेविंग करनी है, ताकि हमारे बुढ़ापे में हम शाहदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ना बन जाएं, क्योंकि वो भी फिर अब उस जमाने में अपनी फैमिली को बना रही होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर निभा रही होगी। तो उसमें एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। और ये एजुकेशन सिस्टम का एक लिंक होता है जो जनरेशन दर जनरेशन अपने बच्चों को सिखाता जाता है कि किसी भी इंसान के ऊपर अपनी किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि वो बेयर कर सके। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेवल इतनी हाई नहीं करना चाहिए कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए कि क्या मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूं या हुई हूं, लोगों की चीजों को बर्दाश्त करने के लिए, मेरी लाइफ का क्या यही टारगेट है। और आजकल देखेंगे आप ऐसे बहुत सारे केसेस इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। आप जोश टॉक्स के बहुत सारे एपिसोड देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने इस बुक में ये सारी चीजें डिस्कस क्यों की है। क्योंकि सोशल मीडिया के कंटेंट देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी फैमिली लाइफ में, और इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। आने वाली जनरेशन किस तरह से चीजों को मैनेज कर लेगी। वैसे तो वो सुपर स्मार्ट है, लेकिन कहीं कहीं पे चीजें उनको भी हेल्प लगती है, और वो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से एज अ टीचर ऑफ इंडिया उनके लिए हेल्प है। और अब उन लोगों ने जब अपना सेविंग कैलकुलेट किया इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो उन्होंने देखा कि उनकी सेविंग अगले 50 साल की उम्र तक उनको सरवाइव करने के लिए इनफ है। और अब था रेगुलर जॉब को बाय बाय कहने का टाइम। तो रेगुलर जॉब को बाय बाय कौन करेगा, इस पे भी डिस्कशन शाहदा के सामने होना बहुत जरूरी था, ताकि शाहदा को क्लियर हो जाए कि जॉब कौन छोड़ रहा है और किस लिए छोड़ रहा है। और यहाँ पे आया सवाल कि जिसकी सैलरी ज्यादा होगी
जो घर का एक्सपेंस बड़े आसानी से संभाल लेगा वो जॉब नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे कोई मेल और फीमेल की बात थी ही नहीं, यहाँ पे बात थी सर्वाइवल की, यहाँ पे बात थी प्रोफेशन की, यहाँ पे बात थी कैपेबिलिटी की। हम कहते हैं ना हर इंसान में 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस फादर में ही हो, मदर में ना हो, या मदर में ही हो फादर में ना हो। तो इस चीज को यहाँ पे बिना फेमिनिस्ट थॉट और बिना जेंडर बायसनेस के मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जहां पे हैदर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता था फैमिली को, वहां पे शादा इमोशनली, सोशली और फिजिकली हेल्प कर रही थी। प्रेजेंस से हेल्प करना भी बहुत आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है। नहीं तो अगर एक ह्यूमन पावर को आप रिप्लेस करेंगे तो उसकी सैलरी फिर आप काउंट करके जोड़ लीजिए। अब अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ होम मेकर्स की। होम मेकर्स को जैसे कोई सैलरी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? सोशल ट्रेंड है, नहीं मिलती है। अकॉर्डिंग टू लॉ it is introduced that 30% of the salary of a person who is having full time homemaker, वो होम मेकर को ही जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर 6 hours to grow up the child, to take care of the house, to manage the social responsibility, to become a PRO, public relation officer of the family, और मैनेजमेंट स्किल्स। सारी चीजें अगर आप बैठ करके एक बार अर्बन क्लैप खोल करके चेक करेंगे ना, कि वॉशरूम क्लीनिंग से लेके किचन क्लीनिंग से लेकर के कपड़े धोने से लेके आयनिंग तक, और घर की सफाई से लेकर के बच्चों को ट्यूशन देने तक, बच्चों को की केयर टेकिंग करने तक, और सब चीज का एक्सपेंस क्या है। तो अभी की रेट से मैं आपको बताती हूँ 2022 में एक होम मेकर जो ये सारी ड्यूटीज निभा रही है बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 90,000 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई, ये बहुत एजुकेटेड कपल है, इनको इस बात पे बहस करनी ही नहीं थी, बिल्कुल अंडरस्टूड था, और इनको आगे चल के अपने रिलेशन में कोई खटास भी पैदा करनी नहीं थी। तो बहुत ही अंडरस्टूड था कि जो जॉब छोड़ रहा है वो वॉलंटियरशिप कर रहा है फैमिली सपोर्ट के लिए, और इस सपोर्ट का हम पैसे में अगर मोल ना लगाएं तो ये बहुत अनमोल होता है। बहुत आसान नहीं होता है किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना, और जो लोग छोड़ देते हैं तो उनको उनकी रिस्पेक्ट तो बनती है। और इस तरह से यहीं पे मैं रुकूंगी, 20 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया, 22 मिनट हो गया। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप जब भी मेरा ये वीडियो देखें तो एक बार अपने घर में उन सारे लोगों को जरूर ध्यान से देखिएगा जिन्होंने आपके लिए अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब, अपनी जिंदगी के सारे अरमान ताक पे रख दिए थे, और उनको बुढ़ापे में सहारा देने से कभी पीछे मत हटिएगा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जुड़े रहिए मुझसे सोशल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज इंडिया की जो है वो सीखने के लिए। मिलूंगी आपसे फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद।